लेकिन विकास की बात भाजपा की सरकार में नहीं हुई। अब तक की सबसे बदहाल सरकार हमारे लिए तो साबित हुई है, सच है ये? हाँ 100% सच है। नौकरी के नाम पे पूरी तरीके से फ्लॉप है इनका एजेंडा, लेकिन इनका नौकरी, व्यापार और शिक्षा, इन तीनों चीज़ और मेडिकल को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के ये एकदम पूरी तरीके से फिसड्डी है। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त चंदौली जिले में पहुंच चुकी है। चंदौली की सकलडीहा विधानसभा में मौजूद हैं हम। यहां से अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने सूर्यमणि तिवारी को टिकट दी है और उसी के साथ समाजवादी पार्टी ने प्रभुनाथ सिंह को टिकट दी है। चंदौली की अहमियत इसलिए और हो जाती है क्योंकि यहीं से उत्तर प्रदेश सरकार की जो मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं और उसी के साथ चंदौली के सांसद भी हैं महेंद्र नाथ पांडे। उनके क्षेत्र हो जाने से इसमें और उपयोगिता बढ़ जाती है और उसी के साथ इस बार की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, किसको तय करेगी, कौन से मुद्दों पर वोट करेगी, उससे बात करने के लिए यहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ के कई सारे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? जी ना, हम ना बोलता है, नाम बता का भला। अरे बोलेंगे ही नहीं। उनका नाम गजराज। गजराज जी बात नहीं करेंगे? ना, हम किए हैं दूसरे चैनल से, हम नहीं बोला। अच्छा, नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? माहौल तो ठीक चल रहा है मतलब, लेकिन विकास की बात भाजपा की सरकार में नहीं हुई। विकास की बात नहीं होती है। अच्छा, क्या क्या और चीज़ें यहाँ पर जो मुद्दे आपके रहते हैं वो कौन से मुद्दे होंगे इस बार जो आप चाहते हो कि सकलडीहा में वो काम होने चाहिए? अरे रोड, सड़क, पानी, यही बिजली, यही सब चाहिए। मतलब बिजली सही है और पानी भी सही, लेकिन सड़क की मरम्मत देख लीजिए कि यहाँ से मतलब मुगलसराय जाएंगे या कहीं भी विकास नहीं, सड़क का नहीं हुआ, मतलब सड़क का विकास नहीं हुआ। तो इस बार अगर आप जो विधायक चुन करके आएगा उससे क्या उम्मीद करेंगे, क्या क्या काम करवाएं आपके? आए तो विधायक चुन के चिनकार करेंगे तब ना, मतलब अब केंद्र में मतलब कैबिनेट मंत्री में महेंद्र पांडे जी हैं और यहाँ के मतलब राज्य मंत्री मतलब कैबिनेट में अनिल राजभर जी हैं। इनको विकास तो करना चाहिए। मतलब तो कभी उनको ले जाकर के ये समस्याएं आपने बताई नहीं? इनका घर है, डेली आ रहा है तो मतलब उनके समस्या उनको दिखाना क्या पड़ेगा। मतलब उनके क्षेत्र है, उनका घर है, डेली आते जाते हैं, मतलब उनको करना चाहिए ना, मतलब विकास। एक बात और आती है, सरकार ने महंगाई की एक बहुत बात चली है, महंगाई लग रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। अच्छा, युवाओं की आजकल और एक बात चल रही है, बेरोजगारी की जो बात आ रही है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसकी क्या मुद्दे? कोरोना काल में सभी लोग के पास पैसे तो है नहीं, मतलब कहीं जाकर अपना रोजगार सुरक्षित करे। कंपनियां फटाफट बंद हो गई है, मतलब है रोजगार देखिए सब ठप पड़ा हुआ है। तो कोई दुकानदार देख ले, सब ठप पड़ा, कोई कहाँ कोई मतलब है। तो मतलब आदमी के पेट में पैसे ना, भाई बेरोजगारी तो बढ़ेगी, मतलब है। अच्छा, एक और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बात और आई है 2017 के बाद से, जब से ये हुआ है, कहा गया कि बीजेपी सरकार में जो ध्रुवीकरण की राजनीति और हो गई है और उसमें हिंदू मुस्लिम का फैक्टर जो बहुत चला है वो 2017 या यूँ कहूँ केंद्र की सरकार जो 2014 के बाद से ज़्यादा चला है। हकीकत है ये? देखिए, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, जनता अपने तरीके से काम कर रही है। सरकार, कोई भी सरकार है, वो सरकार जो है हर दूसरे का निदान करने की कोशिश में लगी हुई है। बहुत सारे टूटियाँ है, सरकार कहाँ कहाँ देखेगी, क्या क्या काम करेगी, बात समझने की बात है। अब जैसे भी सरकार चला रही है, देश चल रहा है, उसी को अच्छा कहा जाता है। अच्छा, और उसमें हमको कुछ नहीं करना है। तो ये आप जो सरकार का जो 5 सालों का रवैया रहा, ये अच्छा रहा, यानी कितने नंबर में आप तय थोड़ा करेंगे? सा उनमें यह है कि गरीबों को, जो निचले वर्ग के गरीब है बेचारे, जिसके घर कोई आय जात की कोई माने आय की कोई वो नहीं है, वो बेचारे मर रहे हैं। वो चारा देने से काम नहीं चलेगा, वो पंगुल बना रहे हैं। आदमी को मेहनत करना, अपना हाथ गोद दिया प्रभु तो करना खाना है, समझ रहे कि समझ रहे हैं? हाँ, कहने का मतलब हमारा यह कि ये सरकार में गरीब बेचारों का कोई नहीं उठान है, बल्कि उनका पतन है। मायावती जैसे कर रही है, उनके बातों का मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा, तो अगर पिछली सरकार की बात करी जाए पूरे 5 साल की, 10 में से कितने नंबर देते हैं फिर आप? नंबर क्या है, बहुत बड़ी अच्छाई भी है उनके साथ, थोड़ी सी कमी है कि नीचे तक नहीं देख रहे हैं। हाई फाई चल रही है, इतने सुंदर राजधानी बना रहे हैं, इतना सुंदर भारत बना रहे हैं, उस गुणगान को हम अच्छाई कहेंगे। लेकिन यह है कि जब तक ज़मीन देखकर हम नहीं चलेंगे या ज़मीन से हम एक टूटी का अधिकार नहीं समझेंगे तो हमारा उत्थान और पतन कुछ नहीं है। ज़मीनी समस्याएं क्या हैं? ज़मीनी समस्या यह है कि जैसे कीड़े मकोड़े बेचारे हैं, लास्ट दर दीजिए मर जाएंगे, ये तो हमारी अहमियत है। उसको दबा दें, मुआ दें। ये जो ज़मीन से बेचारे खाक कमा रहे हैं, घर में सिर्फ खाने कमाने की बात समझ रहे हैं, वो राजनीति संबंधी, देश संबंधी बात को नहीं समझ रहे हैं। अभी शिक्षा में थोड़ी कमी है, कहने का मतलब शिक्षा में कमी है।
जो बेचारे उसी कुएं के मेढक बन के अपना पल रहे हैं, और भी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, न सुकून का खा पी रहे हैं, और महंगाई चरम सीमा पार है। बेचारे हाय हाय कर रहे हैं, 2-4 खा रहे हैं, 2-4 बेचारे ट्राई मची किसी उसमें जो है करप्शन बार्टेशन कुल लगा है। तो हम तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे कि इसलिए नहीं कहना चाहेंगे कि इसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कहेंगे नहीं तो सुधार होगा महिला सशक्तिकरण, ये कानून वो कानून हवा में चलती है कि जब तक उसको किया नहीं जाएगा, गरीब बेचारों को दूर अब चाटे अमीर है दबे देंगे, बेचारा दब के चला जाएगा, वो तो अपनी इज्जत अपने घर में बचाएगा। हाँ, थोड़ा गट्टा मुठूक वाले हैं, लाल झंडी वाले हैं, हरी झंडी वाले हैं, एकदम ताकत से है, उनकी मुकदमा घर बैठे लिख दी जाएगी, कल पुलिस आ जाएगा पकड़ के ले जाएगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि गरीबों में शोषण ज़्यादा है, उनके उत्थान के विषय में समझाएं। तो और 7 तारीख को यहाँ से मतदान के लिए निकलेंगे तो क्या क्या मुद्दे आपके जहन में होंगे, किन मुद्दों को ले जाकर के वहाँ वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे से बात नहीं है, अब तो सारी इस प्रकार आ गई है, जो जिस वर्ग में है वो बिल्कुल सीधा रास्ता पकड़ेगा, हाथी की चाल चलेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लाख सरकार के किए हुए कारनामे पर बहुत शिक्षित समझदार जो व्यक्ति होंगे वो इधर 2-1% घटक सकते हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल सीधा है, जो अपने में जाएगा वो जाएगा, जिसकी अपनी मानसिकता बन चुकी है बिल्कुल क्लियर है। मतलब जातिवाद धर्मवाद पे वोट होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा, कोई किसी के राय में नहीं है, ना किसी की बात सुनने वाला है। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश चौरसिया। कितने सालों से ये दुकान है आपकी यहाँ पे? 20 साल से। अच्छा, चुनावों के वक्त तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि लोग ऐसे ही बैठते हैं, चुनावी चर्चा होती है। हाँ, होती है। तो आपको तो कुछ यहाँ से पता लगी गया होगा कि क्या बयार बन रही है? हाँ, सपा की बयार बन रही है। सपा की बयार बन रही है। यहाँ पे भाजपा में वो कौन सी कमियाँ रह गई? क्योंकि आपने देखा यहाँ से कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो यहाँ से सांसद हैं। युवा लोग बहुत नाराज हैं, नौकरी वोकरी माने इनकी कम निकली है, या जो निकली भी है उसमें उनका कहना है कि हम लोग के आरक्षण में दूसरे का डिजॉल्व कर दिए हैं, दूसरे बैच का, जैसे जनरल का कर दिए हैं, ऐसी अवस्था ना है तो हम लोग भी नौकरी करते हैं, तो वो लोग नाराज हैं। हाँ। अच्छा, आपकी इस धंधे पर कुछ असर पड़ा है महंगाई का जिस तरह से जवाब? हाँ, पड़ा है। अच्छा, कैसे क्या असर पड़ा वो अगर समझा पाए? अब देखिए, कोरोना काल में जितने लोग बाहर थे सब आ गए, घर पर कोई व्यवसाय है नहीं, तो वो अपना जीवन जैसे खाना पीना में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, न कोई विशेष सामान ले रहे हैं और न कुछ खा पी रहे हैं उतना। नहीं, पहले आते थे लोग बाहर से तो मिठाइयाँ भी बिकती थी, पान गुटकी वगैरह बहुत लेते थे लोग, लेकिन अब जो है कि बहुत सामान तौर आ गया है। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि गुटखा तो चाहे जितना भी महंगा हो जाए लोग तो लेते ही हैं। देखिए रहा, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो गया ना, कब तक, जब तक पैसा रहा लिए। अच्छा, मुनाफा बढ़ा आपका कुछ की नहीं बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा, मुनाफा नहीं बढ़ा। इसके दाम बढ़ गए तो मुनाफा क्या बढ़ेंगे? जो सुपारी 400 रुपया किलो तो 600 में खेल रही है। तो अभी पान कितने का लगा के देते हैं? हम तो 5 रुपया का देते हैं। 5 रुपया का लगा करके देते हैं। और पहले कितना देते थे? पहले भी तो वो और सस्ते थे तो 4-5 रुपया चलता था, तब भी 5। तो फिर तो कुछ असर ही नहीं पड़ा फिर तो? नहीं, अब क्या करें भाई, वो देने के काबिल नहीं है। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मदन। हाँ जी, मदन यादव। मदन जी, क्या करते हैं आप? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? BTC कर रहे हैं सर। BTC कर रहे हैं। आप जैसे युवाओं से जब हम बात करते हैं तो उनकी एक बात आती है कि साहब सरकारों की बात हमसे मत करो, जो इस बार की सरकार आई है अब तक की सबसे बदहाल सरकार हमारे लिए तो साबित हुई है। सच है ये? हाँ, 100% सच है। अच्छा। नौकरी के नाम पे पूरी तरीके से फ्लॉप है इनका एजेंडा। कहा जाता है ना कि जैसे कोई चीज़ें होती हैं जिसमें एक अंक भी दिया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे अगर टेस्ट दे रहे हों तो उसमें एक अंक दिया जाता है कि इस बच्चे ने 3 नंबर का, मतलब 10 नंबर का अगर पेपर हुआ तो वो 3 नंबर पाया, वो 2 नंबर पाया। लेकिन इनका नौकरी, व्यापार और शिक्षा, इन तीनों चीज़ और मेडिकल को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के ये एकदम पूरी तरीके से फिसड्डी है। अगर कहा जाए तो किसी अंक के लायक भी नहीं है। अच्छा, सच पूछिए तो अभी कोरोना काल में आप देख लीजिए, जो है बहुत सारे लोग मरे हैं अच्छी तरीके से, आप भी जानते हैं सर, हम भी जानते हैं। कहीं ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पाया। दूसरी बात,
69,000 शिक्षक वैकेंसी हुई, उसकी मेरिट लिस्ट क्या गई थी? उसमें इन्होंने ओबीसीओं की पूरी सीट ही खा गए जनरल को देने के लिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों का जो कारनामा है मैं उसे बता रहा हूँ। दूसरी बात, रही बात नौकरी की, आप उठा करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, बट पता ही नहीं लगा कि वो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे कहाँ रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरा एजेंडा फ्लॉप है, कोई चीज़ सही नहीं चल रहा है और महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। अच्छा, जब ये बात वो कहते हैं, इनकी सरकार ने हालांकि कई सारे ऐसे रिकॉर्ड बता दिए जो जुबानी है, कहीं रिकॉर्ड नहीं कितनी नौकरियां दी, 60 लाख, वो हम भी नहीं मानते हैं। एक बात और आई जो विपक्ष कहता है जिस बात को कि और सरकार भी कहती है कि भाई साहब सिर्फ रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होना चाहिए, रोजगार का मतलब जो उनके व्यापार हैं, धंधे हैं जो उन्होंने शुरू किए हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या? इनकी सरकार कब से बनी हुई है केंद्र में सर? अगर इनकी सरकार 2012 या 2014 से जब भी ये सत्ता में आए हैं, आते आते ही इनको बोल देना चाहिए था कि हम सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। बात समझिएगा, हम सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जो है जो 4 लाख से 5 लाख रुपए बीटेक पे लगा के लड़के खर्च करके पढ़ रहे थे, जो लड़के 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए यहीं के कॉलेज 2-2 लाख रुपए की फ़ीस की वसूली किए हैं बीटीसी में। मैं सारे लोगों का नाम बाई प्रूफ, मतलब मेरे पास सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। मैं कोई भी बात यहाँ कर रहा हूँ बिना रिकॉर्ड के बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस वसूले गए थे। तो जब एक बीटेक किया हुआ लड़का, एक एमटेक किया हुआ लड़का ठेला पे बादाम बेचेगा, ठेला पे पकौड़ा बेचेगा, तो क्या ज़रूरत है उसे 5 लाख रुपए लगा करके बीटेक करने का? वो आप आते आते बोल दिए होते, शायद वो बीटेक ही ना करता, शायद वो आते आते ही पकौड़ा बेचने का काम शुरू कर दिया होता, आपके आते ही वो पकौड़ा बेचता। कहीं ना कहीं उसके घर का 5 लाख रुपए तो बचता ना। ये तो नहीं होता है ना कि वो 5 लाख रुपए अपने मॉम डैड का बर्बाद करने के बाद वो फिर उसी कैटेगरी में खड़ा हो जाए अपने मॉम डैड से पैसा मांगने के लिए। जिल्लत की ज़िंदगी तब हो जाती है जब सब कुछ पढ़ लिख करके आप घर बैठिए और अपने खर्च के लिए अपने माँ बाप से पैसे मांगिए। ठीक है, मुझे लग रहा है आप जागरूक भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, तो एक सवाल और आपसे पूछ लेना चाहिए। जिस तरह से पहले की बात होती है और सरकार भी बार बार यही कह रही है, हालांकि हमें उसका ना हम समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं, आप ज़्यादा सही से बताएंगे। सरकार कहती है पहले जो बीएड बीटीसी और इन सब के जो पद होते थे, जिनको जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठते थे या जो बच्चे एडमिशन लेते थे, वो पद बहुत कम होते थे, 20-30। अब ले रहे हैं 50-60 बच्चे, जिनको हम स्कॉलरशिप के रूप में उनके पैसे भी वापस कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था अच्छी कहेंगे कि पद भी बढ़ रहे हैं, एडमिशन ज़्यादा ले रहे हैं और पैसे वापस कर रही हैं? देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। पद आपने बीटीसी का बढ़ाया या बीएड का बढ़ाया, मुद्दा ये नहीं है। देखिए, कॉलेज में 50 बच्चे भी जाएंगे, 500 बच्चे भी जाएंगे, लेकिन सुपर टेट वही क्वालिफाई कर पाएगा जिसके पास काबिलियत रहेगी। ठीक है, आपने 10,000 शिक्षक की वैकेंसी निकाली तो उसमें 10,000 ही शिक्षक असेटमेंट होंगे उसमें। ठीक है, 11,000 तो नहीं हो सकते, या ऐसा तो नहीं है कि 10,500 हो सकते हैं। जो 10,000 क्वालिफाइड होंगे, जो क्रीम होंगे, वही जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ और है कि जो ये फीस रिफंड टेबल की बात कर रहे हैं, जब ये 2017 में आए थे तो उस टाइम मैं बीटीसी का 2nd ईयर का स्टूडेंट था। ये मेरी ही फीस रिफंड टेबल नहीं किए, ये ऑन द रिकॉर्ड कहीं दिखा दें। पूरे पिछड़ी वालों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सारी की सारी फीस जो भी इनका जो फीस रिफंड टेबल का जो भी ये प्रोसेस है, टोटल गलत है। इन्होंने किसी का भी फीस रिफंड टेबल नहीं किया। हाँ, ये इसके पूर्व में जो सरकार थी, हम लोगों ने 41,000 रुपये की डीडी जमा किया था, हम लोगों को 50,000 रुपये मिला था। लेकिन जब 2nd ईयर में हमने इसी सरकार के खाते में 41,000 रुपये की डीडी बनवा के जमा किया गया, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये सरकार रहेगी तो नौकरी कितने सालों में मिलेगी, और सरकार बदली तो कितने में मिलेगी? ये सरकार रहे न रहे, अगर ये रहेंगे तो जेन्युइन है कि नौकरी नहीं मिलनी है, ये नौकरी खाएंगे। अभी देखिए, अगर इनकी सरकार बनती है तो ये जो शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं उनका भी ये टेस्ट लेंगे और ये 50 साल वालों को रिटायरमेंट करेंगे। तो कम से कम इनसे बेटर तो वही है कि जो नौकरी दे रहा है हम उसी को बुलाएं। तो उसमें एक तर्क ये निकल के आ रहा कि वो चाह रहे हैं कि हम सिर्फ क्रीमी लेयर को उठाएं, तो क्रीम रखें उसमें। अरे आप क्रीम ही रखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप किसी और को रखिए। आप अगर क्रीम से भी ऊपर कोई है तो आप उसको रखिए, ठीक है, लेकिन वैकेंसी तो आप निकालिए। आप
उस एग्ज़ाम तो लीजिए, तब ना पता चलेगा। हो रहा है कि हम ही हकड़ रहे हैं, इतना फाड़ रहे हैं अपना गला, हो सकता है हम ही आपके कैटेगरी में आने लायक न हो, लेकिन हम तो तब तक कहेंगे ना, जब तक आपने एग्ज़ाम नहीं लिया तब तक तो हम कहेंगे कि आपका 100% का एग्ज़ाम है, 100 नंबर का एग्ज़ाम है, मैं 100+ करूँगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आप जैसे लोगों से बात करते हैं, जिम्मेदार जागरूक लोग होते हैं, तो व्यवस्था में एक उम्मीद है कि वो बदलेगी। तो इस विधानसभा से हालांकि अब 7 मार्च को जब यहाँ पर चुनाव होंगे, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, उसके बाद ये देखना तय रहेगा कि ये जो महंगाई और उसी के साथ बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर सरकार को कितनी सह मिलेगी और कितनी मात मिलेगी। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्ज्वल मिश्रा, सनराइज।